हिंदुस्तान से अगरचे हमने अभी एक जंग तो जीती है, लेकिन मईशत के फ्रंट के ऊपर हिंदुस्तान आगे कई मील आगे है। डैम्स क्यों नहीं बनने चाहिए फलाना। भाई आप हमें बताएं क्यों नहीं बने। ये किस किस्म की स्टेटमेंट है। केपी में जो हुआ है वो एक डिफरेंट वजह से हुआ है, पंजाब में हुआ है वो डिफरेंट वजह से। $6 लाख यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंस किया है, अभी $3 मिलियन एडीबी ने किया है, बिल गेट्स ने $1 मिलियन किया है। तो मतलब ये तो बिलियंस का लॉस है कि इंडिया ने जेलम के अंदर भी पानी छोड़ दिया। फिर ये इट्स गोना गो ऑल द वे साउथ, पंजाब से लेकर ये सीधा सिंध को चीरता हुआ निकलेगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई है, पाकिस्तानी रुपी जो है वो बड़ा स्टेबल है, रेमिटेंसेस जो है वो $38 अरब के ऊपर पहुंच गई हैं, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, इन्वेस्टमेंट कोई आ नहीं रही है, ना कोई लोकल कर रहे हैं, ना कोई एक्सपैट पाकिस्तानी कर रहे हैं, ना कोई फॉरेनर्स कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी सरमायाकार है वो भी तो आखिर सरमाया अरबों डॉलर की उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है दुबई में, लेकिन उसके बावजूद वो अपने मुल्क में नहीं लगाना चाहते। आपके बिजनेसमैन जो हैं वो लाइनें लगा के वो मतलब आर्मी चीफ साहब के पास जाके उनको मिल रहे हैं कि जी ये क्या लॉ बना दिए कि जी अब एफबीआई अरेस्ट करेगी। लेकिन इंडिया ने ऐसा क्या किया पिछले 10-15 सालों में? इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया है, डोमेस्टिक और फॉरेन, वो क्या मेजर्स लिए हैं? बेस्ट अपना इंटेलेक्चुअल कैपिटल एचआर लेकर आए, बेस्ट लीडरशिप लेकर आए इकोनॉमिक फील्ड्स की, पैसा सारा उनके पास था वहां पे। दे जस्ट फॉलोड द हाईवे ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इंडिया वंस द हाईवे वाज क्रिएटेड। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की एक नई एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा आपके साथ मौजूद हैं। वेलकम हारून भाई। और आज हमारा मेन टॉपिक तो खैर पाकिस्तान में सरमायाकारी और पाकिस्तान का जो जीडीपी है या टोटल हुजम है इकोनॉमी का, वो क्यों नहीं बढ़ा, स्टैटिक है। और उसके बरक्स हिंदुस्तान से अगरचे हमने अभी एक जंग तो जीती है, लेकिन मईशत के फ्रंट के ऊपर हिंदुस्तान आगे कई मील आगे है। और क्या वजह है कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर हम तफसील में बात करेंगे। लेकिन स्टार्ट हम करेंगे जो अभी सैलाब से तबाहकारियां आ रही हैं पाकिस्तान में। पंजाब से इस वक्त सैलाबी रेला गुजर रहा है और अब जनूबी पंजाब से होता हुआ सिंध पहुंचेगा कुछ दिनों में। और 2022 में भी बहुत नुकसान हुआ था पाकिस्तान का, और अब 3 साल के बाद दोबारा से उसी तरह के मनाजिर और उसी तरह की डिस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या वजह है कि हमारी हुकूमतें तैयार क्यों नहीं होती, जबकि पता है कि क्लाइमेट चेंज है, वेदर बदल रहा है। और हारून भाई यही हमारा सवाल होना चाहिए कि ये इनकी प्रिपरेशन क्यों नहीं होती। हर बार डिजास्टर आता है और वो सब कुछ तबाह करके और फिर सब भूल जाते हैं, और फिर 1-2 साल के बाद फिर हिट होता है। तो क्या इसके पीछे वजूहात हैं? और फिर थोड़ा सा मैं आपसे ये भी बात करूंगा कि इसका नुकसान जो भी कुछ हो रहा है वो कितना होगा और कैसे हम उसको पूरा करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा इस सवाल का तो जवाब बड़ा आसान है। पिछले हमारा प्रोग्राम शुगर स्कैंडल पे था जी और उसका बॉटम लाइन ये थी कि मैंने पहले भी बताया था कि आपकी असेंबलीज में जब तक बल्क ऑफ शुगर मिल ओनर्स बैठे हुए हैं तो ये शुगर क्राइसिस हर साल आएगा, उसी तरह आएगा, और हम हर साल इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे और हर साल इसी तरह से ये प्राइस बढ़ेगी और होर्डिंग होगी और प्रॉफिटियरिंग होगी। तो अब आपने सैलाब की बात की, तो वो कहाँ से शुरू करें? ये तो पाकिस्तान बनने के बाद, पाकिस्तान के बाद की आप हिस्ट्री ले लें तो ये भी हर चंद साल बाद सैलाब आता है और यही कहानी होती है। जब सैलाब आ रहा होता है तो हुकूमत को एकदम वो अपनी नींद से जाग जाते हैं और उसका मीटिंग पे मीटिंग होना शुरू हो जाती है और डैम्स क्यों नहीं बनने चाहिए फलाना। भाई आप हमें बताएं क्यों नहीं बने। ये किस किस्म की स्टेटमेंट है? तो पॉइंट ये है रजा कि अगर आप 40-45 4 4.5 दहाइयों से आप असेंबलीज उठा के देख लें और वही चेहरे अगर आप रखेंगे और उन्हीं से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो किसी किस्म की चेंज ले आए, तो फिर मुझे आइंस्टाइन का बार बार रिपीट करना पड़ता है ना कि जी वो आप इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स, तो वो कहते हैं दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी। यानी कि अगर आप वही चीज करते रहें बार बार और एक्सपेक्ट करें कि रिजल्ट डिफरेंट निकलेगा, तो ये इंसैनिटी यानी कि पागलपन की डेफिनेशन है। तो सवाल का जवाब तो बड़ा सिंपल है रजा कि आप असेंबलियों में जो चेहरे हैं और उनके पीछे जो चेहरे हैं उनको बदलें तो हालात बदलेंगे, इससे तो कुछ नहीं बदलने वाला। जी तो नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो चेहरे भी बदलेंगे और पॉलिसी साजी भी है। लेकिन इसमें एक
जो और इशू है हारून भाई, वो ये है कि ये अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ये मसला है। मतलब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि एक सियासी पार्टी या एक सियासी लीडर कम कमिटेड है, कोई दूसरा ज्यादा है। मतलब ये एक इलीट बिहेवियर भी है कि वो चूंकि नुकसान सबसे ज्यादा गरीब लोगों का होता है, या डिस्पोजेस्ड या ऑलरेडी जो नीचे हैं तबकात में, तो वो ये भी इसमें एक मसला आ जाता है कि एक लैक ऑफ एम्पथी भी है अपने लोगों के लिए। और वो आपकी बात दुरुस्त है। तो जरा ये नुकसान का भी तखमीना लगाते हैं। पिछली बार तो आपको याद है कि बड़े वेरिंग फिगर्स थे, कोई 20 बिलियन डॉलर का, 30 बिलियन डॉलर का एस्टिमेट 2022 में लगाया गया था कि जो फसलें, लाइफ स्टॉक, घर, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। और इस बार तो स्केल शायद ज्यादा होगा, क्योंकि अभी वो कह रहे हैं कि पंजाब में तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान हुआ है। अभी ये चीफ मिनिस्टर पंजाब जो थी वो कह रही थी कि तकरीबन 2000 किलोमीटर वर्थ रोड्स जो हैं वो डैमेज हुई हैं। तो ये इसका ये मतलब है कि ये तो इंसानी जानों का ज़िया या जो तकलीफ अपनी जगह है, मईशत पे भी ओवरऑल एक ये अपना असर छोड़ेगा। तो आपके ख्याल से जीडीपी मजीद थोड़ा डिप्रेस होगा इस वजह से? रजा, मैं थोड़ा क्वालिफाई कर दूं अपनी स्टेटमेंट जो मैंने पहले दी थी, क्योंकि अक्रॉस द होराइजन आप देखें ना, 4 सूबे हैं और चारों डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, और जो वो पूरा एक स्पेक्ट्रम जो है वो सारी इसमें सियासी जमातें आती हैं। तो मेरा पॉइंट किसी एक सियासी जमात, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ। जी जी जी। अच्छा, अब आ जाए आप इसका नुकसान देखिए। सबसे पहले समझने की जरूरत है देयर टू टू आप देखें इसकी नौयत क्या है। कि केपी में जो हुआ है वो एक डिफरेंट वजह से हुआ है, पंजाब में हुआ है वो डिफरेंट वजह से। अब केपी में क्या होता है रजा, कि ये जो उधर के पहाड़ हैं उसके अंदर मार्बल स्टोन्स वगैरह हैं, तो ये अगेन ये माफियाज जो हैं, जो कार्टेल्स और माफियाज जो पाकिस्तान पे एलीट कैप्चर जिसकी आपने बात की, वो उसको माइन करते हैं, तोड़ते हैं, इलीगली करते हैं। किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट तो है नहीं, तो लोकल लोगों का तो कोई नहीं सोचता। और वो पावरफुल लोग आके वो वहां पे ये पहाड़ तोड़ते हैं, और जिसकी और फिर टिम्बर माफिया अलग है, तो डिफॉरेस्टेशन वो अलग हो रही है। तो उसकी वजह से जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं या बारिशें ज्यादा होती हैं तो अच्छा, तीसरी बात ये होती है कि वो जो वाटर फ्लो जहां से होता है, वाटर वेज, नेचुरल वाटर वेज जो है, जहां से पानी ने नेचुरली कुदरती तरीके से गुजरना हो, वहां पे उसके ऊपर कब्जे होके वहां पे शॉपिंग प्लाजे बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, दुकानें बन रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये सारी जो वही पावरफुल कब्जा माफिया हैं जो करते हैं। तो जब फिर नुकसान होता है या बारिश आती है या ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ये मैं केपी की बात कर रहा हूँ, तो फिर वो पानी की रुकावट भी आती है, दरख्त भी नहीं होते हैं। दैट्स वाई ये फिर आबादियों की तरफ जाता है पानी, और इससे डैमेज वही जैसे आप कह रहे हैं कि गरीब लोगों का होता है। सो एक तो ये केपी का है। दूसरा, पंजाब का इशू जो है वो जाहिर है मानसून की बारिशें बहुत ज्यादा हुई हैं, इंडिया में भी बहुत ज्यादा हुई हैं, उनको उनके डैम्स भर गए, उनको पानी छोड़ना पड़ा। तो पंजाब में भी यही हाल है रजा। आपने सुना है हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई हैं और वहां पे कब्जे हो गए हैं, प्लाजे बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं। और अगेन ये किसने किया है? वो सारे लोग असेंबली में बैठे हुए हैं या उनकी पुष्ट पे हैं। तो माय पॉइंट इज कि ये तो हर साल होता है, एंड नुकसान बहुत ज्यादा है। आप बिल्कुल तखमीना जो है वो 30 बिलियन, मतलब 2022 ओनली 3 years ago डेवास्टेटिंग फ्लड्स आए थे, उसका तखमीना जो है वो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक $40 बिलियन। दो $40 बिलियन, 2 मिलियन 3.3 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड, 2 मिलियन 20 लाख घर जो है वो डिस्ट्रॉय हुए थे। इसके अलावा क्रॉप्स जो है वो कॉटन की, शुगर केन की, ये क्रॉप्स और भी क्रॉप्स जो थी वो डिस्ट्रॉय हुई। लाइफ स्टॉक 10 लाख जानवर मारे गए। मतलब इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा। जब वर्ल्ड केम टू हेल्प, तो हाँ। वो जो भेजते थे, राशन भेजते थे, उसको वो हुकूमतें बेचना शुरू हो गई थी। अब मैं अगेन किसी स्पेसिफिक हुकूमत का नाम लेना चाहता, वर्ल्ड भी आपको सीरियसली नहीं लेता। देखे जी ना, जी। वो $6 लाख यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंस किया है, अभी $3 मिलियन एडीबी ने किया है, बिल गेट्स ने $1 मिलियन किया है। तो मतलब ये तो बिलियंस का लॉस है। तो बिल्कुल पीनट्स, पीनट्स है बिल्कुल ये तो। तो एनीवे, आते अपने मेन मौजू की तरफ। ये हमने देखा कि अब इस बार फिर इसका असर मईशत पे पड़ेगा, मईशत की सेहत पर, ये इतने बड़े सैलाब जो आए हैं। लेकिन एक अमूमी मसला भी दरपेश है हमें कि हमारा जीडीपी जो है वो ग्रो नहीं कर रहा। उसकी जो हुजूम है, अब देखें वो
क्या सो बोलते हैं, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में आकर दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन गई है टोटल साइज के एतबार से। वो और बात है, वहां पे गुर्बत के डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल अलग है, लेकिन हम तो भी हारून भाई 1 ट्रिलियन पे भी नहीं पहुंचते, 400 अरब डॉलर के ऊपर लगभग कहीं स्टक है। तो ये और उसकी एक बहुत बड़ी वजह इन्वेस्टमेंट है, जो हम पहले बात भी कर रहे थे। तो जरा थोड़ा सा इसको डिटेल में बताएं, और ताकि नाजरीन भी कुछ इसे समझें जी। रजा, मैं बिफोर कमिंग टू दिस टॉपिक मैं क्विकली एक वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड बात कर लूं इंफॉर्मेशन के तौर पे कि वो इंडिया ने रावी, सतलुज और चिनाब में पानी छोड़ा। अब ये सारे इकट्ठे होके ये इंडस में बह जाएंगे, यानी कि दरिया सिंध के अंदर, जो कि मुजफ्फरगढ़ के मुकाम के ऊपर होता है। राइट। और अब वो मैं अभी रिसेंटली, हम फ्राइडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं ये प्रोग्राम, तो अभी मैंने वो खबर एक सुनी है कि इंडिया ने जेलम के अंदर भी पानी छोड़ दिया जी। तो ये बड़ा खतरनाक मामला होता जा रहा है। फिर ये इट्स गोना गो ऑल द वे साउथ, पंजाब से लेकर ये सीधा सिंध को चीरता हुआ निकलेगा। तो अल्लाह से दुआ यही है कि कम से कम नुकसान हो और लोगों को जितनी जल्दी मूव किया जा सके हिफाजती जगहों के ऊपर, उतना बेटर है। बहरहाल ये 2010 में भी ये हुआ था, आपको याद है, मैं तो वहां पे खुद गया था और जाके 14-14 फुट पानी खुद देखा था मुजफ्फरगढ़ में। फिर एक ब्रांड न्यू प्लान्ड विलेज बनाया, फिर मीरपुर खास में 2013 में बनाया। तो ये सारा कुछ तो मैं देख चुका हूँ, इसलिए मेरा दिल जो है वो इतना दुखा इसलिए हुआ है कि ये तो हर चंद साल की बात है, उसी तरह वही बातें हो रही हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा आपको फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहा हूँ। हाँ नहीं, बिल्कुल लॉजिकल बात है जी, लॉजिकल बात है जी। तो आते हैं, आपने जो सवाल किया कि पाकिस्तान का जीडीपी पिछले 4 साल से 400 बिलियन क्रॉस नहीं कर रहा, इंडिया जो है वो 4 ट्रिलियन पे चला गया है। आपको जस्ट टू गिव यू कंपैरिजन कि इंडिया 4 ट्रिलियन जीडीपी, बांग्लादेश 450 बिलियन का जीडीपी, और वो फिर टॉप ऑफ द वर्ल्ड यूनाइटेड स्टेट्स 29 ट्रिलियन, 29,000 अरब डॉलर, फ्यू। और चाइना जो है वो 19,000 अरब डॉलर। हम कितने पे हैं जी? वो 390 बिलियन डॉलर। मतलब आप सोचें कि दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और हम 4 साल पे यहीं अटके हुए। तो अच्छा, अब रजा, द थिंग इज, कंपेयर करें कि गवर्नमेंट कहती है जी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई है, पाकिस्तानी रुपी जो है वो बड़ा स्टेबल है, रेटिंग्स वर्ल्ड की जितनी बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं वो बड़ी इंप्रूवमेंट आ गई है हमारी, इंटरेस्ट रेट्स कह रहे हैं जी वो हिस्टोरिकली लो है और भी कम होगा, स्टॉक मार्केट 150 क्रॉस कर गई है, रिजर्व स्टेबलाइज हो गए हैं, आईएमएफ का प्रोग्राम बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, रेमिटेंसेस जो है वो 38 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच गई हैं, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया हुआ है, प्राइमरी डेफिसिट अंडर कंट्रोल है, वगैरह वगैरह। तो वो तो कहते हैं जनाब के बड़ा जबरदस्त हो गया। तो मसला ये है कि जी आपकी गुर्बत जो है वो एक जमाने में वो 20-22% थी, वो पहुंच गई है 45% से ऊपर चली गई है। मतलब तकरीबन आधी आबादी आपकी जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रही है। अच्छा, उसके बाद कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आपका हिस्टोरिकली लो पर है, वो 30s के अंदर जो है उससे भी नीचे है। इन्वेस्टमेंट कोई आ नहीं रही है, ना कोई लोकल कर रहे हैं, ना कोई एक्सपैट पाकिस्तानी कर रहे हैं, ना कोई फॉरेनर्स कर रहे हैं। सो कोई FDIC वगैरह कोई नहीं है। पाकिस्तान से बाहर पैसे ले जाना इम्पॉसिबल है, प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही, एग्रीकल्चर आपको पता है उसका बहुत बुरा हाल है, निगलेक्टेड है टोटली। और मतलब जहाँ पे आपको 15-16 मिनिस्ट्रियाँ चाहिए, 50-55 मिनिस्ट्रियों से आप काम चला रहे हैं, एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। एनर्जी का आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजली की कीमत है वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। तो मतलब ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट जो सारी अच्छी चीजें क्लेम कर रही है, स्टेबलाइजेशन आई है, मसला ये है कि जब तक रजा सर्जरी नहीं होगी, मेजर सर्जरी नहीं होगी इकोनॉमी की, ये आप और मैं, हम लोग पिछले मेरे से 3 साल से बात करें, मेजर सर्जरी इज रिक्वायर्ड। ये वाला पेशेंट है जिसको आप वो एस्प्रिन और वो ग्लूकोज लगा के ठीक नहीं कर सकते, इसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाके आपको 9 सर्जन जो हैं, टॉप क्लास सर्जन, उनको इकट्ठा करके इसका आपको ऑपरेट करने की जरूरत है, उसके बगैर मामला नहीं चलना। तो ये तो आ गया एक फिलोसॉफिकल व्यू। आप सवाल करें फिर मैं डिटेल भी बता देता हूँ।
नहीं, बहुत ये अहम व्यू था एज टू टू स्टार्ट विद। देखिए, इसमें सर्जरी की तो हम यकीनन बात बहुत बार की है, एक तो पॉलिसी लेवल के ऊपर, सिविल सर्विस की इम्प्रूवमेंट के लिए और दीगर जो मुहरकात होते हैं। लेकिन इसमें जो एक अहम चीज सामने आ रही है वो मैं, और ये हमारी एक्चुअली बार बार भी ये बात हुई है कि बहुत फोकस होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि जी बाहर से आ जाए। लेकिन जो पाकिस्तानी सरमायाकार है वो भी तो आखिर सरमाया, अरबों डॉलर की उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं दुबई में। अब एलिट के सारे सबके अपार्टमेंट्स हैं लंदन में। कोई ऐसा खानदान नहीं है जिसका कि कोई मिलियंस ऑफ पाउंड्स का अपार्टमेंट या एक से जायद ना हो, लेकिन उसके बावजूद वो अपने मुल्क में नहीं लगाना चाहते। ये एक और जाहिर बात है उसकी वजह वजह बहुत सारी हैं, और वो आप पहले जिक्र भी कर चुके हैं। लेकिन ये इसके लिए अगर एक जामे प्लान बनाया जाए डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए, तो वो उसके क्या खदोखाल होंगे हारून साहब? रजा भी हमने तो बहुत इसकी कोशिश की है, अब समझ नहीं आती कि ये क्यों नहीं, द पावर्स टू बी, वहां तक ये मैसेज क्यों नहीं पहुंचता, क्यों वो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि, और हर चीज ट्राई कर चुके हैं, नहीं हो रहा कुछ। आप हमारे 3 साल पहले के प्रोग्राम उठा के देख लें। मतलब एक तरफ एब्सोल्युटली मैं अभी भी उस पर कायम हूं कि पाकिस्तान इज अ गोल्ड माइन, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, कि इसका जो पोटेंशियल है वो इमेंस है, इमेंस है। मतलब आप समझें कि ये शेयर जो है 100 रुपए का है, इसकी वैल्यू इस वक्त ये स्टॉक मार्केट में 4 रुपए का बिक रहा है, लेकिन इसकी पोटेंशियल ये है, ये 40,000 रुपए तक जा सकता है। आप समझिए कि ये पाकिस्तान का पोटेंशियल है। तो अच्छा, अब आते हैं आपने जो इन्वेस्टमेंट की, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात की। अच्छा, इसको जरा ना इसकी वैल्यू चेन देखें आप। देखें, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट, आपको ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपको सबसे पहले किस में चाहिए? आपको ह्यूमन रिसोर्स में चाहिए, क्योंकि पैसा अकेला जो है वो काम नहीं कर सकता। आपको क्वालिटी एचआर की जरूरत है, आपको एचआर लीडरशिप की जरूरत है। जब तक ह्यूमन रिसोर्स की लीडरशिप नहीं होगी तो इट डजंट मैटर कि आप कितना पैसा लें, वो पैसा डुबो देंगे अगर क्वालिफाइड ट्रेन्ड लोग नहीं होंगे आपके पास, राइट? सो आपको एचआर के अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, आपको टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और आपको गवर्नेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट की। ये 4 चीजें आपको सामने रखनी पड़ेंगी। अच्छा, अब आप आ जाए आपकी रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो लगता है कि बहुत जबरदस्त है रजा, लेकिन वो जबरदस्त इस तरह से है बहुत जबरदस्त है, मतलब पूरे एशिया में आप दूसरों से बहुत बेहतर है। लेकिन आप M2 पे चले जाएं, M3 पे चले जाएं, M4 पे चले जाएं, वो M5 M6 जितने भी ये सिंध, पंजाब, KP, बलोचिस्तान, बड़ी बड़ी जबरदस्त कोस्टल हाईवेज, ये वो एक्सीलेंट। प्रॉब्लम ये है रजा कि हमारे पास 150-160 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हाँ, अब आप इनमें से ये 4-5 बिग सिटीज निकाल लें और वहां पे आप जाके देख लें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। वहां पे तो सड़कें नहीं है, वहां पे कोई बंदा कारोबार करने लगे, उसको तो लोकल जो है ACDC से नहीं जान छूटेगी। राइट राइट। वो ACDC छोड़े, उनके करिंदे आके खड़े हो जाएंगे कि आपकी जरूरत कैसे हुई, आप कारोबार शुरू कर रहे हैं, अच्छा जी हमें बताएं ना, क्या हमें क्या मिलेगा इसमें। इधर तो ये हाल है, राइट? अच्छा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए ना आपको, ब्रांच आउट करके आपके छोटे छोटे जिले, तहसीलें, यूनियन काउंसिल तक पहुंचे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना रोड्स का, ना कम्युनिकेशन का है। अच्छा, उसके बाद कारोबार के लिए आपको बिजली जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है रजा। अब बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बड़ा जबरदस्त आप कहते हैं, लेकिन उसकी प्राइसिंग जो है वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड है। तो मकसद ये है कि आपको इस मामले को सॉल्व करना पड़ेगा। ये अगेन ये वो वन ऑफ द मेजर सर्जरीज दैट इज नीडेड, क्योंकि इसके ऊपर अब प्रोग्राम, हमारा टॉपिक डिफरेंट है, बट दिस इज अ मेजर थिंग दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व। बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी प्राइसिंग। आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है, बिकॉज आपकी कंपीटिंग जो दुनिया के अंदर और इकोनॉमीज हैं, वो इतनी अच्छी पे पैकेजेस और लाइफस्टाइल और लिविंग कंडीशंस ऑफर कर रहे हैं कि लोग यहाँ से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। आपका जो मेन होता है इन्वेस्ट करने वाला, जो एंटरप्रेन्योर है,
वो कहते हैं मैं पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करूं, मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूंगा। आप लोकल की बात छोड़ें रजा, वो मेरे पास आते हैं, वो मुझे कहानियां सुनाते हैं चाइनीज इन्वेस्टर्स की। चाइना ने उस वक्त इन्वेस्ट किया जब दुनिया का कोई मुल्क इधर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं। कैन यू राइट। बिलीव चाइनीज इन्वेस्टर के बैंक से एफबीआर पैसा निकाल के ले गई और हो रहे हैं, उनको यकीन नहीं आ रहा कि ये भी हो सकता है। आपके बिजनेसमैन जो हैं वो लाइनें लगा के वो मतलब आर्मी चीफ साहब के पास जाके उनको मिल रहे हैं कि जी ये क्या लॉ बना दिए कि जी अब एफबीआर अरेस्ट करेगी। अरेस्ट क्यों करेगी? क्योंकि जी हम कारोबार कर रहे हैं। यानी कि इतनी ड्रकोनियन गवर्नमेंट, इतनी सडिस्टिक जो ये है हमारी ब्यूरोक्रेसी, ये तो मेरे ख्याल से हिस्ट्री में कभी नहीं आई। और इसके होते आप मुझे बताएं ना, किसी को क्या जरूरत पड़ी है जब आपके पास वर्ल्ड में मलेशिया भी है, टर्की भी है, यूएई भी है, कतर भी है, कुछ और नहीं, ओमान है। आपके पास इतनी चॉइसेस हैं यहाँ पे, जो यूरोप नहीं जा सकता तो वो इन जगहों पे आपको क्या जरूरत पड़ी है एक ऐसी जगह पे जाके जहाँ पे ना आपका बैंक अकाउंट सेफ है, ना आपकी इज्जत सेफ है, ना जान माल सेफ है। यस, यस। तो बहुत या ये आपने ब्यूरोक्रेसी का तो बहुत अहम नुक्ता उठाया है। तो अभी आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसे आपको दिखाई देते हैं कोई स्टेप्स या मेजर्स जो लिए हो मौजूदा गवर्नमेंट ने, फेडरल लेवल पे ऊपर ही ज्यादा होता है, या इवन कुछ प्रोविंस में, कि जहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन का की ओपनिंग खुल जाए या कुछ वो मुमकिन हो सके? देखें एसआईएफसी वगैरह आइडिया बड़ा अच्छा है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि वहां पे भी सारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं और राइट। वो एक डिफरेंट पिक्चर दिखा रहे हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड। वो फोकस कर रहे हैं मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर। वो समझते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स करके तो ये हम इस इकोनॉमी को चेंज कर देंगे। ऐसे नहीं हो सकता। बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इज एसएमईज। जब राइट। तक आप ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को नहीं पकड़ेंगे, ये उनकी, यानी कि आप समझे कि वो बैकबोन है बिजनेस और इकोनॉमी की। तो उसके लिए तो मतलब आप खुदा के वास्ते आपको इस गवर्नमेंट को साइड पे होना पड़ेगा। लेट द प्राइवेट सेक्टर प्रॉस्पर। उनको खुद करने दें काम। ऑल द गवर्नमेंट हैज टू डू इसके भाई साइड पे हो जाए। यहाँ पे तो गवर्नमेंट जो है, आप देखें ना, लोगों के घरों में घुस गई है, उनके बैंक अकाउंट्स में घुस गई। तो ये पॉसिबल नहीं है। इस एनवायरनमेंट में आप किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की तवक्को ना रखें और आप ये समझ रहे हैं कि आप मेगा प्रोजेक्ट्स इधर से इतने बिलियन आ जाएंगे, उधर से 100 बिलियन आ जाएंगे, ये रिकॉर्ड आ जाएगा तो हम माइंस एंड मिनरल्स कर देंगे, कि इससे कोई आपकी ना पॉवर्टी इंप्रूव होनी है ना इकोनॉमी इंप्रूव होनी है। इससे यू नीड टू चेंज। आप अपनी एसआईएफसी बड़ा अच्छा आइडिया, लेकिन उसको प्राइवेट सेक्टर के हवाले करें, ये ब्यूरोक्रेसी से जान छुड़ाएं। तो फाइनली मैं एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट करना चाह रहा था रजा, कि देखिए मैं समझता हूं कि लाइफलाइन जो है ना पाकिस्तान की इकोनॉमी की, वो है हाथ में आपके एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानीज की। अब आपके पॉलिटिशियंस असेंबली में बैठ के तो कहते हैं कि जी ये जो एक्सपैट पाकिस्तानीज हैं ये अपने बुजुर्गों को दफनाने आते हैं पाकिस्तान। मतलब आप अंदाजा करें, ये माइंडसेट है। जबकि आपकी इकोनॉमी की लाइफलाइन उनके हाथ में है। वो मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो आपकी इकोनॉमी की लीडरशिप है वो भी सारी बाहर चली गई है। जो आपके जिनके पास इन्वेस्टमेंट के फंड्स हैं वो भी उनके पास हैं, और बिल्कुल। सारा एक्सपोजर और नॉलेज वो उन्होंने वहां से गेन कर लिया। वो बेस्ट प्लेस्ड हैं पाकिस्तान के अंदर आके पैसा भी लाएंगे और वो क्वालिटी एचआर भी लेकर आएंगे, वो मैनेजमेंट स्किल्स भी लेकर आएंगे और बिजनेस लीडरशिप भी लेकर आएंगे। ये बेस्ट प्लेस्ड हैं इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तान। लेकिन वो सब नाराज होकर बैठे हुए हैं और उसकी वजह यह है कि मुल्क के हालात ऐसे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कोई नहीं। तो मतलब तो देखें, ये वी नीड टू रियली रीथिंक दिस होल थिंग। आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर आर वी हेडेड। 3 साल करके देख लिया ना, तो रिजल्ट देख लें। ये आगे भी इसी तरह चलना है जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा। तो माइंडसेट की भी बात है, और जाहिर बात है दैट ड्राइव्स एंड शेप्स पॉलिसी एज वेल। तो इंडिया की जो, आई नो कि ये बहुत बड़ा मौजू है, लेकिन इंडिया ने ऐसा क्या किया पिछले 10-15 सालों में, ये चलिए एक दिहाई में, क्योंकि ये पिछली एक डेकेड में ही उनकी बहुत ज्यादा हमने ग्रोथ तो देखी है कंसिस्टेंट 20 सालों से ही, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया है, डोमेस्टिक और फॉरेन, वो क्या मेजर्स लिए हैं? वो उनकी भी ब्यूरोक्रेसी तो हम ही से मिलती जुलती, हारून भाई। वो कोई इतने फर्क नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन समथिंग दैट दे आर डूइंग राइट। देखिए, पहली बात तो यह है कि इंडिया में जैसा तैसा है, एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। हम्म।
वो चाहे अच्छा है बुरा है, उसको आप छोड़ दें, लेकिन कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है। एक तो ये बात। दूसरी बात मैं समझता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमने इसके ऊपर पहले भी फोकस प्रोग्राम भी किए हैं, कि जैसे SIFC है, वो जिसकी फोटोकॉपी थी वो है इन्वेस्ट इंडिया। वो ये जब मोदी साहब आए हैं तो उन्होंने ये वहां का एक SIFC बनाया था, ये 2016 में गलबन बना था इदारा। उसमें वो कोई McKinsey वगैरह का बंदा नहीं लेकर आए थे, जैसे कि हमारे यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में लेकर आ गए हैं और उनको अता पता कुछ है नहीं और बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी का स्टेबलाइजेशन के नाम पे। वो एक टॉप के बैंकर को, वर्ल्ड रिनाउंड बैंकर को लेकर आए और उसके हवाले किया ये एक टास्क कि ये आप इंडिया की जो SIFC है जिसका नाम इन्वेस्ट इंडिया है, उसको ये आप गूगल करके देख लें, हमारे सामीन जो हैं आपको सारा पता लग जाएगा। तो वो अजय बागला उनका नाम गालबन था। उन्होंने सारी दुनिया से जो टॉप इंडियन माइंड्स थे वो कलेक्ट किए, टॉप क्लास, और वो अपनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सैलरीज छोड़कर वो अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए या जीरो सैलरी या पीनट्स के ऊपर वापस आने को तैयार हो गए। यानी किसी ने कहा जी मैं 2 साल दूंगा, किसी ने कहा मैं 3 साल। उन्होंने बड़ी जबरदस्त टीम बनाई और वो शुरू हुई थी लेस देन 10 पीपल से। इस वक्त वो 400 के करीब लोग हैं और उन्होंने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट ऐसा कर दिया रजा कि इट बिकेम अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एक्सपैट इंडियंस टू कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और जब एक्सपैट इंडियंस ने आके देखा कि यार ये तो कमाल है, ये तो जन्नत है इन्वेस्टर्स के लिए, उन्होंने फिर जाके कन्विंस किया फॉरेन इन्वेस्टर्स को, बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज को, अमेरिकन कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज को, कि जी ये इंडिया इज द प्लेस टू इन्वेस्ट। तो देयर इज अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। देयर, एज आई कीप सेइंग, कि वो बेस्ट अपना इंटेलेक्चुअल कैपिटल HR लेकर आए, बेस्ट लीडरशिप लेकर आए इकोनॉमिक फील्ड्स की, और पैसा सारा उनके पास था वहां पे, एक्सपैट इंडियंस के पास। दे जस्ट फॉलोड द हाईवे ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इंडिया वंस द हाईवे वाज क्रिएटेड। अब आप ये एक्सपेक्ट करें कि जी आप ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे दें और वो ये हाईवे बनाएगी। आई डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट दिस। इसमें क्या रॉकेट साइंस है, क्यों नहीं समझ आ रही? आई डोंट अंडरस्टैंड, आई रियली डोंट। मैं तो गवर्नमेंट में भी रहा हूँ, गवर्नमेंट के अंदर मैं तो बड़ा वोकली बात करता था कि जी ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, साफ साफ बात करता था, ब्यूरोक्रेट्स के सामने बैठ के बात करता था। मुझे अभी तक याद है पंजाब में एक मीटिंग थी, इसमें चीफ सेक्रेटरी और 19 ब्यूरोक्रेट बैठे होते, मैंने काउंट किए थे, एंड आई वाज द ओनली वन हु डिसेंटेड। और चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा कि आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चैलेंज कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैं चैलेंज नहीं कर रहा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। जब मीटिंग खत्म हुई, यकीन करें रजा, जब मीटिंग खत्म हुई तो मुझे चंद ब्यूरोक्रेट्स मेरे पास आया, मेरे कान में कहा कि शुक्र है किसी के अंदर ये है जज्बा सच बोलने का। उनको भी पता था कि वो गलत कर रहे हैं। सो ब्यूरोक्रेसी के भाई कुछ नहीं होगा, यही होगा जो हो रहा है। बिल्कुल। तो ये हारून भाई, ये ब्यूरोक्रेसी का बिल्कुल आपने, और थिंकिंग और इंटेलेक्चुअल और टेक्निकल मेरिट जो है वो बहुत अहम है। आई थिंक दैट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट, ये जो आपने बात कही है, और दिस शुड बी फूड फॉर थॉट हमारे भी इधर, क्योंकि हमारे यहाँ भी आपको पता है कि सारी रिलायंस अबाउट 80-90% फैसला साजी या थिंकिंग ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, और इक्का दुक्का लोग बीच में शामिल कर ली जाते हैं। एक वो एडवाइजरी काउंसिल भी बनाई है, मुझे तो नहीं समझ आती कि आज तक उन्होंने कोई काम या कोई उनकी कहे पर अमल हुआ या कोई उनकी तरफ से कुछ आइडिया भी आया हो जो जिसके ऊपर अमल दरामद हुआ हो। आई एम येट टू, मे बी आई डोंट नो इनफ, लेकिन मुझे तो नहीं, मुझे तो वो नाकारा ही लगते हैं वो इस तरह के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं। तो मेरे ख्याल से दैट इज ए गुड टेक अवे फ्रॉम आवर डिस्कशन, और मेरे ख्याल से आज के लिए हम कंक्लूड करते हैं अपनी गुफ्तगू को भी। और नाजरीन, आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपने शेयर करनी है, और अपने सवालात और कमेंट्स जरूर दें, और हम उसको एड्रेस करेंगे आफ्टर फोर्टनाइट। इसके साथ ही खुदा हाफिज। थैंक यू हारून भाई। थैंक यू।